हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में, जहां हम वितरण प्रणाली जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हम स्टार्ट किए हैं रमेश सिंह बुक, जो कि इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास भी यह बुक होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप इस बुक का कंप्लीट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट 801 क्लासेस से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग आज इस जो बुक है इसका पेज नंबर 9 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां हम आज पढ़ेंगे वितरण प्रणाली। अगर आप लोगों ने मेरे ऑलरेडी 2 पढ़ाए हुए क्लास को नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए वितरण प्रणाली क्या होता है। सबसे पहले यहाँ जो दिया गया है वो हम समझते हैं, फिर मैं अपने जो मेरा ज्ञान है उसके अनुसार मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए 3 प्रकार की आर्थिक प्रणाली भारत में और पूरे विश्व में पाई जाती है। पूरे भारत के नहीं, पूरे विश्व की बात बोल रहा हूँ कि पूरे विश्व में 3 प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये 3 आर्थिक प्रणाली होते हैं। तो 3 प्रकार की आर्थिक प्रणाली के साथ साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण की 3 प्रणाली का भी उद्भव हुआ। यानी जो वस्तु उत्पादन होता है उसका वितरण तो भी करना है। वितरण का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 प्रणाली के साथ वितरण प्रणाली को भी स्टार्ट किया गया, जहां पूंजीवादी एवं बाजार अर्थव्यवस्था में वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन बाजार के माध्यम से होता था। लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें बाज़ारों द्वारा तय मूल्य पर खरीदते थे। वहीं राज अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार स्वयं ही वितरण का कार्य करती है। सॉरी, यहाँ पर राज्य का मतलब थोड़ा सा अलग दे दिया गया है। राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य अर्थव्यवस्था, जहाँ सरकार सभी काम संभालती है, वहाँ वितरण का काम भी सरकार ही करती है। किसी मौद्रिक भुगतान के बिना मौद्रिक भुगतान का मतलब क्या होता है? पैसा है ना, जो हम लोग किसी सामान को खरीदने के बदले पैसा जो भुगतान करते हैं, पे करते हैं, तो वही बोल रहा है किसी मौद्रिक भुगतान के बिना और बाजार के किसी सहयोग के बिना वस्तु एवं सेवाएं सरकार से सीधे आम जनता तक पहुंच जाती थी। आपके गांव में आसपास में कोटा नाम का एक मकान हो, मतलब वहाँ आपको सरकार द्वारा जो अनाज मिलता है 1 रुपया किलो, वो वही यहाँ पर बात किया जा रहा है। उसको हम यहाँ पर हमारे आसपास में उसको कोटा कहा जाता है। ठीक है, तो वो उसको मतलब पीडीएस सिस्टम, पीडीएस का मतलब क्या होता है? पीडीएस, पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसको कहते हैं। यानी सरकार जो वस्तुएं सेवा बाजार में उपलब्ध ना कराए बिना लोगों तक सीधे पहुंचा देती है सस्ते में, तो इसको पीडीएस सिस्टम कहते हैं। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की वितरण प्रणाली भी बाजार और गैर बाजार अर्थव्यवस्था की वितरण प्रणालियों के मिश्रण से बनी है। आम जनों तक कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति से बनी है। आम जनों तक सॉरी माफ़ करना भाई, हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग यहाँ से आम जनों तक कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति जो है जहाँ बाजार द्वारा होती है, वहीं कुछ अन्य वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति जो है वो सरकार द्वारा खुद की जाती है। वो भी क्या, कुछ छूट के साथ और कुछ मुफ्त भी मिल जाती है। वैसे तो विश्व में मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में एक आम सहमति उभरी, लेकिन भविष्य में अभी और भी होना शेष है, यानी बाकी है। अभी और भी जो सहमति है वो आने वाला है कि कौन सा अर्थव्यवस्था अच्छा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर राज्य अर्थव्यवस्था। जहाँ राज्य अर्थव्यवस्था क्या होता है? सरकार सभी संसाधनों पर नियंत्रण करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? देश की जितना भी संसाधन होता है उस पर कंट्रोल किसी फॉर्म, किसी आदमी का होता है, वो सरकार का नहीं होता है।
हम लोग कहाँ पर थे? आने वाले समय में मिश्रित आर्थिक प्रणाली पर कई समसामयिकी विचारों का प्रभाव। समसामयिकी का मतलब होता है करंट इश्यूज, है ना। समसामयिकी का मतलब क्या होता है? करंट। तो समसामयिकी विचारों का प्रभाव पड़ा और इसमें बदलाव भी आए। इनमें से कुछ विचारधाराओं पर नीचे एक संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत की गई है। नीचे मतलब क्या क्या सहमति आई उसके बारे में नीचे दी गई है, जैसे वाशिंगटन सहमति हो गया, बीजिंग सहमति हो गया, ये सब अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? वाशिंगटन सहमति। वाशिंगटन कहाँ पर है? अमेरिका में। तो यह एक आर्थिक सुधार संबंधित सलाह थी जिसे विकासशील देशों को आर्थिक संकट के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक एवं अमेरिकी ट्रेजरी विभाग यानी वित्त मंत्रालय है द्वारा सुझाया गया था। कौन सा? वाशिंगटन सहमति। वाशिंगटन सहमति अमेरिका का जो वित्त मंत्रालय है, विश्व बैंक है और IMF है, इसके द्वारा सुझाव दिया गया था वाशिंगटन सहमति में। चूंकि ये तीनों जो निकाय है ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मौजूद है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? वाशिंगटन सहमति। तो जो वहाँ पर क्या था, वो तीनों समिति हो गया, विश्व बैंक हो गया, IMF हो गया और अमेरिकी ट्रेजरी, ये सब अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में स्थित है। अतः इसे अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन द्वारा वाशिंगटन सहमति नाम दिया गया। इसके अंतर्गत प्रस्तावित 10 आर्थिक सुधार निम्न प्रकार थे। वाशिंगटन सहमति में 10 जो प्रस्तावना प्रस्तुत की गई, इनमें से हम अभी देखने वाले हैं। पहला क्या था? वित्तीय अनुशासन। दूसरा क्या है? सार्वजनिक खर्चा होता है, जैसे कि हमारे यहाँ मोदी जी करते हैं, रेलवे पे खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाते हैं, ये सब चीज़ों जो हो गया ये सार्वजनिक खर्चे हो गए। तो सार्वजनिक जो खर्च की प्राथमिकताओं को एक ऐसे क्षेत्र की ओर पुनर्निर्देशित करना जिससे उच्च लाभ एवं आय के वितरण की संभावना हो। ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य, जैसे भाई क्या जो हो रहा है जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा और आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राथमिक मतलब स्वास्थ्य पर पहले देखभाल करना चाहिए, उसके बाद शिक्षा। एक देश को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक चाहिए स्वास्थ्य चाहिए, एक क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, और एक अच्छा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया तो भाई देश का कल्याण ही हो जाता है। तीसरा है कर सुधार। भारत में कर सुधार जो कि बहुत ही घटिया है, यहाँ पर बहुत कम ही लोग कर चुकाते हैं। ठीक है। सीमांत दरों में कमी तथा कराधार को बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर ये कौन बोल रहा है? ये वाशिंगटन सहमति बोल रहा है कि ये सब देशों को अपनाना चाहिए। कौन से देश? विकसित देश। ठीक है। ब्याज दर उदारीकरण, प्रतिस्पर्धा पूर्व विनिमय दर, व्यापार उदारीकरण, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट विदेशी निवेश के अंतःप्रभाव का उदारीकरण, निजीकरण करना चाहिए। आप सब इसको नोट कर लीजिएगा, मस्त याद कर लीजिएगा। नोट नहीं, PDF में तो आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि वाशिंगटन समिति में कौन कौन से 10 प्रस्ताव पेश किए गए थे। निजीकरण एक था विनिमयन यानी प्रवेश एवं विकास के बाधाओं को दूर करने का अर्थ में, यानी विनियमन। ठीक है। अगला है संपत्ति। जो भारत में संपत्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा। ठीक है। आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे हटा दिया गया है। यह हम पॉलिटी में अच्छा से समझेंगे। हालांकि आने वाले समय में यह शब्दावली पूरी दुनिया में नव उदारवाद यानी लातिन अमेरिका में नव उदारवाद, बाजारवादी, रूढ़िवादी, जैसे कि मतलब 1998 में जॉर्ज सोरोस ने कहा, यहाँ तक कि भूमंडलीकरण, जो कि आपको पता है भूमंडलीकरण हुआ था, कि भी समर्थक हो गए।
पता नहीं भाई आज क्या जो हो रहा है, हमसे अच्छा से उच्चारण भी नहीं हो पा रहा है। यह ऐसे अति विश्वसनीय और आंधी प्रतिबाधाओं दर्शाने के लिए भी प्रयुक्त हुई। आज वैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्दन में खांसी जैसा महसूस हो रहा है, फिर भी मैं आप लोग का क्लास ले रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, हम आपको अच्छा से अच्छा समझाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। प्रयुक्त हुए कि बाजार किसी भी स्थिति में संभल सके, यानी वो आपको पता है कि 1900 कब 1929 में अमेरिका में बहुत ही बड़ा मंदी आया था जिसमें सभी देशों को प्रभावित किया। तो इसीलिए वाशिंगटन समिति, बीजिंग समिति आया और इसमें बताया गया कि कैसे एक बाज़ार को स्टेबल बनाया जाए, यानी स्थिर बनाया जाए। किसी भी बाधा जो उत्पन्न होती है या फिर मंदी आती है तो कैसे संभला जाए, एक मार्केट फेलियर की स्थिति ना उत्पन्न हो। तो इसीलिए विभिन्न प्रकार के समिति बनाए गए हैं। यह भी समिति ने अपने अपने सुझाव दिए कि कौन सा स्थिति बेहतर है, क्या देशों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वस्तु स्थिति विभिन्न रही। 20वीं सदी के 80 और 90 के दशक के दौरान भी इन नीतियों की अनुशंसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक और जो ये यूएस, यानी यूएस मतलब यूनाइटेड यूएसए यहाँ पर होना चाहिए, यूएसए ट्रेजरी के यूएस ट्रेजरी के साथ मिलकर करते भाई आज उच्चारण ही नहीं हो पा रहा है, पता नहीं, साथ मिलकर करते आ रहे थे। ये नुस्खे, जो नुस्खे होते हैं घरेलू नुस्खे, आप लोग समझे हैं ना, इसीलिए नुस्खे जैसा ही है कि नुस्खा देता हूँ, आप भी अप्लाई कीजिए, आपका भी मार्केट अच्छा ग्रो होगा। तो ये जो नुस्खे उस समय लैटिन अमेरिका के देशों की वास्तविक समस्या को हल करने के लिए सुझाए गए थे। आप भी यूट्यूब में बहुत सारे घरेलू नुस्खे देखे होंगे कि बाल झड़ने का घरेलू नुस्खा, गोरा होने का घरेलू नुस्खा। उसी प्रकार जो अमेरिका में बनाया गया था कि एक मार्केट फेलियर ना हो, इसके लिए क्या क्या घरेलू नुस्खे अपनाए जाने चाहिए। बाद में अनन्य परिस्थिति में भी इनके उपयोग की कोशिशों का विरोध उन लोगों ने भी किया जो इनके प्रतिपादक थे, यानी जिसने बताया कि ये चीज़ अपना लो, मार्केट फेलियर नहीं होगा। बाद में कुछ समय बाद वो लोग भी यह जो समिति में जो जो विचार दिए गए थे उनका भी विरोध करने लगे। वाशिंगटन जो समिति था का इसका हवाला देना विशेषकर जॉन विलियमसन के लिए मनोदुर्भाग्यपूर्ण ही लगता रहा। यानी वो समझ गया कि ये जो है ये किसी मार्केट को मतलब ग्रो नहीं कर सकेगा, ये जो हम नुस्खे दे रहे हैं। जो इसके जनक रहे, यानी वाशिंगटन जो समिति था इसका जनक कौन था? इसका जनक था जॉन विलियमसन। जॉन विलियमसन वाशिंगटन समिति के जनक थे। ये पीटी में पूछ सकता है, पीटी में आपको पूछा जा सकता है कि बताइए कि वाशिंगटन समिति का जनक किसे कहा गया। वाशिंगटन समिति का जनक था विलियमसन, ठीक है। वे कहते हैं कि कौन? विलियमसन कहते हैं कि दुनिया भर में प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर ऐसे मानते हैं कि वाशिंगटन समिति का अभिप्राय ऐसे नौ उदारवादी नीतियों से है जो कि लाचार देशों के ऊपर वाशिंगटन स्थित वित्तीय संस्थाओं ने थोपी। ये मतलब बोल रहा है कि वाशिंगटन जो समिति है उसने जानबूझकर ऐसे देशों को ये थोपा जो ग्रो होना चाहते हैं। तो ये जानबूझकर नहीं, वो अपने प्रस्ताव दे रहे थे। यूट्यूब में इतना वीडियो है घरेलू नुस्खे का, क्या आप लोग को जानबूझकर वो सब करने के लिए प्रेरित कर रहा है? नहीं। आप लोग अगर उत्साहित है तो आप जाकर उसके वीडियो देखकर उसका जो फॉलो है स्टेप वो भी आप करके आपका जो समस्या उससे राहत पा सकते हैं। और जो उनके यहाँ संकट और दुर्दशा का कारण बनी। यानी लोगों ने तो अपना लिया ये वाला जो नुस्खा, लेकिन बाद में जाकर वो दुर्दशा और संकट उन लोग को आ गया। ऐसे लोग भी हैं जो इस शब्दावली को क्रोध और घृणा के साथ उच्चारते हैं, ठीक है। विलियमसन पुनः कहते हैं कि अनेक लोग यह समझते हैं कि जैसे इस समिति दस्तावेज के बिंदु उन नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका
विकासशील देशों पर जबरन डालना चाहते थे। यानी भारत भी एक कौन सा देश है, विकसित या विकासशील देश? क्या आप लोग को पता है कि हमारा जो भारत है ये विकसित देश है या विकासशील देश है? तो हमारा जो देश है ये विकासशील देश है, अभी विकसित के राह पर चल रहा है। ठीक है, तो भारत क्या है, एक विकासशील देश है। विकसित देशों के अगर हम नाम कहें आपके सामने तो वो हो गया यूएसए, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। तो ये सब कुछ विकसित देश है, यानी विकसित हो चुके हैं। ठीक है, तो वाशिंगटन समिति बोल रहा है क्या, जो उसके विलियमसन है वो बोल रहा है कि विकासशील देशों पर ये जबरन नहीं डाला गया है भाई। इसके बदले विलियमसन हमेशा से ही यह मानते रहे हैं कि ये अनुशंसाएं अथवा नुस्खे उन समिति का प्रतिनिधित्व इसलिए करते हैं क्योंकि ये सार्वभौमिक हैं। यानी सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्स में इसका फॉलो किया जा रहा होगा। देखिए, सार्वभौमिक तो होगा ही क्योंकि वाशिंगटन इतना बड़ा देश की राजधानी, अगर ये सब नुस्खे दे रहे हैं किसी देश को गौरव होने के लिए तो ऑब्वियसली जो गरीब देश है वो तो इसको फॉलो करेंगे ही। लेकिन फॉलो करने के बाद क्या हुआ, वे लोग भी, यानी वे देश भी भाई और भी मंदी के राह पर चलने लगा। देखिए, फिर इस योजना के अनेक प्रतिपादकों का यह विचार है कि इनके पीछे कई सख्त न उदारवाद एजेंडे नहीं हैं, जैसे कि मुक्त बाजार के विरोधी समझते हैं या दावे करते हैं, बल्कि उन्हें इसे एक अनुदार मूल्यांकन के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, कि एक देश के आर्थिक स्थिति किस प्रकार की नीति से संभले। जरूरी नहीं, जैसे कि आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप बहुत सारे यूट्यूब में देखते हैं टॉपर्स का वीडियो की प्री निकालने का स्ट्रेटजी क्या था। तो सबका अपना अपना स्ट्रेटजी होता है निकालने का। आपको ज़रूरी नहीं कि उनका स्ट्रेटजी है आप फॉलो करें तो आप भी निकल जाए। उनका अपना स्थिति कुछ था, आपका कुछ अलग है। उस प्रकार देश का भी अलग अलग है। वो एक हो गया आपका कहाँ, उत्तरी कॉन्टिनेंट माने उत्तरी गोलार्ध का देश हो गया कौन, अमेरिका। और भारत जो कि एक भूमध्य रेखा के लगभग सामने ही मौजूद है। सबकी अलग अलग परिस्थिति है। क्या उसके द्वारा बताए गए जो नुस्खे हैं वो फॉलो करने से भारत क्या विकसित हो जाएगा? नहीं। सबका भाई अपना अपना स्थिति है, परिस्थिति है। करना चाहिए सबको अपना अपना अलग अलग नीति निकालना चाहिए। लेकिन हुआ यह कि इन नीतियों से उन प्रक्रियाओं की शुरुआत हुई जिन्हें उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण यानी LPG, आप लोग को पता है LP और G, ठीक है। LPG आप लोग को पता है कि ये 1951 में भारत में लागू किया गया। अगर यह लागू नहीं होता तो हमारा देश अभी इतना ग्रो नहीं कर पाता। तो भूमंडलीकरण कहा जाता है। इसके चलते पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका सीमित कर दी। राज्य की मतलब सरकार की भूमिका सीमित कर दी। राज्य का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, राज्य का मतलब होता है सरकार। सरकार की भूमिका सीमित कर दी। उन देशों में ऐसा कहीं अधिक था जो विश्व बैंक से विकास निधि प्राप्त कर रहे थे। यानी बहुत सारे देश जो थे वो विश्व बैंक से पैसा मांग रहे थे कि भाई हमें पैसा दे दो, हमें विकसित होना है, ठीक है। अथवा जो भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के संकट के समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से सहायता मांग रहे थे। ये दोनों संस्था इसलिए ही बनाया गया था। कौन कौन दो संस्था, IMF और विश्व बैंक। किस लिए बनाया गया था? ताकि देशों को हम वित्तीय सहायता प्रदान कर सकें। अगर किसी देश के पास पैसा नहीं है तो आप हमारे यहाँ कोलेट्रल यानी गिरवी कुछ रखिए और हमारे यहाँ से पैसा ले जाइए। इसीलिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया था। इसके बारे में हम अन्य क्लास में चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि ये दो संस्था ही पूरे दुनिया में कंट्रोल बना कर रखा हुआ है। नहीं तो बहुत सारे देश अभी फेलियर हो जाते हैं, बहुत सारे मार्केट फेलियर हो जाते हैं कि इससे सहायता मांग रहे थे, ठीक है। जैसा कि भारत में जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें पर
ये जो एलपीजी भारत अपनाया 1951 में, वो 91 में, सॉरी माफ़ करना, 1991 में यह आईएमएफ ने शर्त लगाया था कि एलपीजी को अपनाओ तभी मैं आपको हेल्प करूँगा। यह सब ऐसा था मानो एडम स्मिथ के मुक्त बाज़ार, यानी एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। तो एडम स्मिथ, एक मिनट, एडम स्मिथ के मुक्त बाज़ार यानी फ्री मार्केट, यानी जिसे हम उदारवाद भी कहते हैं, के विचार का पुनर्जन्म यानी नव उदारवाद। उदारवाद मतलब हुआ क्या, जो मुक्त बाजार था उसका पुनर्जन्म हुआ, और नव उदारवाद, नव का मतलब क्या होता है, नव का मतलब होता है न्यू, नव उदारवाद हुआ। विशेषज्ञों की राय में वर्ष 2008 में अमेरिका सब प्राइम यानी सब प्राइम संकट और तत्पश्चात आने वाले पश्चिमी देशों के आर्थिक संकट, जो कि बहुत ही बड़ा संकट, एक बार अमेरिका में एक महान संकट कब आया 1929 में बहुत ही खतरनाक मंदी आया। उसके बाद और एक हमें देखने को मिला अमेरिका में 2008 में, ठीक है, 2008 में। तो विशेषज्ञों की राय में वर्ष 2008 में अमेरिकी सब प्राइम संकट और तत्पश्चात आने वाले पश्चिमी देशों के आर्थिक संकट की जड़ें वाशिंगटन समिति में विद्यमान थी। यानी उस समय भी अमेरिका जो था वाशिंगटन समिति की ही नुस्खे को फॉलो करता था। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में व्याप्त रिसेशन, यानी रिसेशन मतलब मंदी के बाद विश्व में वाशिंगटन समिति की विश्वास घटता चला गया। यानी जैसे जैसे मंदी आती गई, देशों ने वाशिंगटन समिति को फॉलो करना बंद कर दिया और इसके जगह पर अर्थव्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप का विचार बलवती हुआ। यानी राज्य का हस्तक्षेप होना बहुत ज़रूरी है। सरकार का किसी देश के अर्थव्यवस्था पर ज़रूर से ज़रूर कंट्रोल होना चाहिए, तभी कोई देश अच्छा से ग्रो हो सकेगा। नहीं तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहाँ आप लोग देखिएगा कि पूरा कंट्रोल पूंजीपतियों के हाथ में होता है। तो राज्य का हस्तक्षेप बहुत ही ज़्यादा बल देने लगा, जिससे विकास राज्य के विचार में विश्वास बढ़ने का संकेत माना जा रहा था। ठीक है, जैसे जैसे लोग सरकार ने अपने देश की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, वैसे मंदी खत्म होने लगी। अब यहाँ से हमारा हो गया समिति ख़त्म। कौन सा समिति हम लोग पढ़ रहे थे, वो वाशिंगटन समिति। भाई वाशिंगटन समिति ने देखा कि बहुत ही ज़्यादा देश मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, इसीलिए एक नए समिति का उजागर हुआ। उसका नाम है बीजिंग समिति। बीजिंग, जी हाँ, चाइना मतलब खतरों का मैदान। ठीक है, तो बीजिंग समिति तो चीन में क्योंकि देखिए बीजिंग समिति मतलब क्यों आया, क्योंकि चीन अच्छा ग्रो कर रहा था, तो उसने भी अपने कुछ नुस्खे दिए। आप भी अगर टॉप हो जाएंगे यूपीएससी में तो आपका भी कुछ स्ट्रेटजी होगा, कैसे मैं प्री पास हुआ, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो सब जैसे जैसे कोई देश या कोई आदमी फेमस होता जाता है, वो अपने अपने जो उसका संघर्ष है वो लोगों के सामने पेश करता है। तो देखिए जो चीन में आर्थिक उदय कब हुआ, 1980 के दशक के मध्य के पश्चात। यानी सुनिए, ब्रैकेट जो है ना, ब्रैकेट को हम लास्ट में पढ़ेंगे, यानी अगर कुछ समझ में नहीं ब्रैकेट को पढ़ना है तो देखिए ब्रैकेट अगर आप पढ़ते हैं, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ रहता है तो आप थोड़ा सा सेंस नहीं रहेगा कुछ। तो देखिए अगर यहाँ समझ पढ़ेंगे ना, तो चीन के आर्थिक उदय को आज किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि चीन भाई बहुत ही ज़्यादा गौरव कर रहा है। आप जो मोबाइल अभी यूज़ कर रहे हैं वो भी चीन का ही है। ठीक है, तो कोई परिचय का आवश्यकता नहीं है। इस आर्थिक उत्थान के पीछे क्या किसी सोचे समझे विकास का मॉडल रहा? यह विषय विश्व में बहस का मुद्दा रहा। इस सिलसिले में अंततः वर्ष 2004 में जोशुआ कूपर रेमो द्वारा बीजिंग समिति का प्रस्ताव रखा गया, जिसे चीनी आर्थिक विकास मॉडल भी कहा जाता है। बीजिंग समिति को हम क्या अन्य नाम से पुकारेंगे, चीनी आर्थिक विकास मॉडल। ठीक है, तो ऐसा ग्रो होने के पीछे कुछ तो नुस्खा होगा, वो नुस्खा अभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए इस समिति या मॉडल के अंतर्गत उन आर्थिक नीतियों को शामिल किया गया है जिनका अनुसरण यानी फॉलो
डेंग जियोपिंग जियाओपिंग, नाम भी गजब रखता है भाई वो सब। डेंग जियोपिंग द्वारा वर्ष 1976, जो कि माओ जेडोंग की मृत्यु का वर्ष था। माओ जेडोंग की मृत्यु कब हुआ? 1976 में। तो 1976 से किया गया। इसे विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए वाशिंगटन समिति के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, अर्थात यह एक प्रति वाशिंगटन समिति विचार है। आने वाले समय में इस मॉडल का विविध व्याख्या की गई, जो सार रूप में निम्न 3 स्तंभों पर आधारित मानी गई। तो देखिए, जो वाशिंगटन समिति था उसमें आपको 10 स्टेप फॉलो करने के लिए कहा गया था। सॉरी, 10 स्टेप फॉलो करने के लिए क्या कहा गया था, और बीजिंग समिति में आपको मात्र 3 चीज़ को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप ये 3 चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो आपका भी जो देश है वो चीन के अर्थव्यवस्था जैसा ग्रो करेगा, मस्त ग्रो करेगा। तो ये एक वाशिंगटन समिति के क्या विकल्प के रूप में उभरा। अगर कोई देश वाशिंगटन समिति के जो रिकमेंडेशन है अगर उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आप बीजिंग समिति द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई उसको फॉलो कीजिए। तो ये एक उसका क्या विकल्प के रूप में, ऑप्शन के रूप में उभरा। तो ये देखते हैं कि ये तीनों जो वो बोल रहा है कि मैंने ये 3 चीज़ फॉलो किया, तो वो कौन कौन चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले वो क्या फॉलो किया, नव अनवरत प्रयोग और इनोवेशन, यानी जितना ज़्यादा हो सके आप क्या कीजिए, वस्तुओं का आविष्कार कीजिए, रिसर्च कीजिए। ठीक है, तो आप देखिए चीन जो है दिन ब दिन कोरोना वायरस की जड़ तो वही है, न्यू ऐसा वायरस निकाल दिया कि उसका कोई वैक्सीन नहीं मिला। शांतिपूर्ण वितरणकारी, यानी वितरण अगर करना है यानी डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना है तो शांतिपूर्ण ढंग से कीजिए। तो शांतिपूर्ण वितरणकारी आर्थिक वृद्धि के साथ साथ क्रमिक सुधार, ठीक है, एवं सौभाग्यपूर्ण के साथ ही चुनिंदा विदेशी विचारों को अपनाइए। यानी अगर आप लोग को नज़र आ रहा है कि वो देश इस चीज़ को फॉलो करके अच्छा ग्रो कर रहा है तो उसको अपना लीजिए, 1 से 2 चीज़, ज़्यादा नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे भी उसको फॉलो करना है तो कीजिए, ज़रूरी नहीं कि वो कर रहा है तो आप भी कीजिए। अगर आपके परिस्थिति के हिसाब से वो चीज़ सही है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़े हैं पॉलिटी में कि जो ये मौलिक अधिकार है ये अमेरिका से लिया गया है, तो भारत को मालूम चल गया कि मौलिक अधिकार भारत में भी होना चाहिए, इसलिए अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया। पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ से लिया गया था, क्योंकि वहाँ देखा कि सोवियत संघ 5 वर्ष तक एक चीज़ को उत्पादन कर रहा है तो अच्छा खासा वहाँ पर उसका उत्पादन हो रहा है। इस प्रकार भारत ने ये सब चीज़ों को दूसरे देशों से एडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए पश्चिम देश है, पश्चिम की विकसित अर्थव्यवस्थाओं के महान रिसेशन यानी मंदी कब आया। महान रिसेशन आपको देखने को मिलता है यहाँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा पेज थोड़ा कट गया है, मुझे पढ़ने में तो बहुत ही ज़्यादा समस्या आएगा, क्या करे भाई। तो ये जो महान रिसेशन आपको देखने को मिलता है 2008 में सब प्राइम संकट के उपरांत। भाई क्या करें, यहाँ जो पेज है ना, यहाँ नहीं, पढ़ने पर ज़रा सा भी यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि आधा कटा हुआ है। क्या करें बताइए आप ही, क्या हम सैंटियागो समिति से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से पढ़ने से सुनिए यहाँ से पढ़ लेते हैं, माफ़ करना गलती मेरे से हो गई। पीडीएफ में मैं सुधार दूंगा, आप लोग को मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ। मेरे जो टेलीग्राम चैनल है टारगेट 801 क्लासेस, वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। मैं पीडीएफ में मस्त सुधार दूंगा। अभी मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, सॉरी। तो देखिए ये जो विकासशील देश है, जैसे भारत हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, तो ये जो विकासशील देश है, विकासशील देशों में इस मॉडल के
प्रति वर्ष यानी मॉडल के प्रति वर्ष 2010 तक दिलचस्पी बढ़ती रही, लेकिन हाल के समय में जब चीन के आर्थिक वृद्धि दर में कमी का दौर शुरू हुआ तो विशेषज्ञों द्वारा इसे अपनाने के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी गई। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जो विश्व के कई देशों का हाल का जो संरक्षणवादी रुख है, यानी विशेषकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और अन्य पश्चिमी देश जैसे हो गया फ्रांस, ये सब जो है इस मॉडल की तरफ झुकाव करने का जो है वो प्रतिफल है। अगर उन लोग इस मॉडल की ओर ज़्यादा नहीं झुकते तो उनमें यह मंदी का दौर नहीं देखा जाता। ठीक है, तो इसीलिए धीरे धीरे करके विकासशील देशों ने भी इस मॉडल को अपनाना शुरू करना बंद कर दिया। सॉरी, माफ़ करना, ये जो PDF कट गया इससे मतलब बहुत ही बुरा लग रहा है। तो चलिए हम सैंटियागो समिति से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, PDF लेकिन डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सैंटियागो समिति, हम लोगों ने 3 समिति अभी देख लिए। पहला समिति था वाशिंगटन, दूसरा था बीजिंग समिति, आप देखेंगे सैंटियागो समिति। तो इसे भी जो वाशिंगटन समिति है उसके एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। इसका प्रस्ताव विश्व बैंक समूह के तत्कालीन अध्यक्ष जेम्स, नाम इतने खतरनाक है भाई, क्या करे, वोल्फेनसोन, वाह नाम पढ़ लिया लेकिन मज़ा आ गया, नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे नाम जो है ना पढ़ने के बाद लगता हाँ भाई अब हम सक गए है ना। जेम्स वोल्फेनसोन, गलत पढ़ा कि सही पढ़ा जो कि सैंटियागो शहर में रखा। उन्होंने इसे सैंटियागो शहर के नाम पर इस समिति का नामकरण कर दिया। तो देखिए भाई, यहाँ पर मैं अंत में इसका एक मस्त फ़ोटो भी ले लिया था, तो अभी इसको पढ़ने का तो मन नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो फॉलो था वो लगभग टूट ही गया। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये वाशिंगटन समिति हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जो विकासशील देश है यानी भारत और साउथ अफ्रीका का मस्त उदाहरण ये हमें देता है विकासशील देश। तो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सुझाए गए इस प्रस्ताव का मूल उद्देश्य समावेशी है, यानी सबका विकास होना चाहिए भाई, सबका विकास होना चाहिए। समावेशी विकास का मतलब क्या होता है? सबका विकास। कोई भी ऐसा जनसंख्या या कोई भी ऐसा जनजाति, कोई भी पिछड़ा नहीं रहना चाहिए, ना कोई राज्य पिछड़ा हुआ रहना चाहिए। समावेशी विकास होना चाहिए सब लोगों का, जो कि सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही स्वरूपों में सुनिश्चित हो। इस प्रकार वाव अमेजिंग भाई, हमारे मोबाइल में एक मस्त अपडेट दिया हुआ है कि इसमें हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम ये कलर में चेंज करें तो हम रेड कलर से ही पढ़ाते हैं। तो ये जो समावेशी है लेकिन कलर नज़र नहीं आ रहा है भाई, चलिए हमारे लिए लाल ही ठीक है। जो सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही स्वरूपों में सुनिश्चित हो। इस प्रकार इस सामाजिक आर्थिक विकास मॉडल की स्थानीय विशेषताएं होगी, यह तय है। तथा इस दृष्टिकोण से इसमें बीजिंग समिति की तरह, जो बीजिंग समिति में बताया गया था उसी के तरह इसे सामाजिक व्यंजनाएं यानी ओवरटोन भी होगी। ठीक है, यानी अगर आपको इच्छा है तो फॉलो कीजिए, नहीं इच्छा तो फिर नहीं कीजिए। फिर हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इस मॉडल को साकार रूप देने के लिए विश्व बैंक द्वारा आर्थिक सहायता देने के साथ साथ सूचना तकनीकी की अपार शक्ति के उपयोग पर बल दिया गया। यानी इस मॉडल को फॉलो करो। कौन ज़्यादा बल दे रहा है? विश्व बैंक दे रहा है। विश्व बैंक द्वारा आगे कहा गया कि वैश्वीकरण के लिए विश्व में बढ़ती मुक्तता यानी फ्री ट्रेड है ये, और साझेदारी में ज्ञान को विस्तृत करते हुए सभी के लिए इसे उपलब्ध है ये बनाना है। सभी देशों के लिए होना चाहिए, विश्व बैंक बोल रहा है भाई।
इस दिशा में कार्य करते हुए विश्व बैंक द्वारा ज्ञान बैंक की, यानी विश्व बैंक तो है लेकिन ज्ञान भी दे रहा है कि ये चीज़ कर लो, तुम्हारा देश ग्रो करेगा, अर्थव्यवस्था ग्रो करेगा। तो ज्ञान बैंक की आंतरिक संरचना का भी विकास किया गया। वाह! विश्व बैंक। विश्व भर के ऐसे प्रस्ताव ने विश्व की सरकारों को सामाजिक एवं आर्थिक समावेशी पर बल देने की ओर प्रेरित किया। भारत सरकार द्वारा भी इसे प्रेरित होकर वर्ष 2000 में, यानी जिस वर्ष में जन्मा था, यानी मेरा डेट ऑफ बर्थ 2002 है, विश करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो बता दो डेट कौन सा है? 5 फरवरी, ठीक है भाई, 5 फरवरी 2002। तीसरी पीढ़ी के आंतरिक सुधार की शुरुआत की गई ताकि आर्थिक सुधारों के लाभ आम लोगों तक पहुंच सके। तो देखिए, पढ़ना है तो इसी प्रकार, अगर आपको डेट याद नहीं हो रहा तो उस डेट को मस्त किसी घटना से रिलेट कर दीजिए। जैसे कि ये चीज़ भारत ने कब अपनाया? सेंटियागो समिति का प्रस्ताव को 2002 में। उस दिन, उस वर्ष क्या था? मेरा जन्मदिन। किसका? मेरा मतलब सर जी का, ठीक है। अब देखिए, पूंजीवादी मतलब समझते हैं? पूंजीवादी जो अपना ही प्रॉफिट देखता है, पूंजीवादी लोग। तो पूंजीवादी हम लोग अगला पढ़ रहे हैं, समिति खत्म हो गया है, 3 गो समिति है। कौन कौन? पहला है वाशिंगटन समिति, दूसरा है बीजिंग समिति, तीसरा कौन सा समिति बचा? आप लोग बताइएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? पूंजीवादी और समृद्धि प्रोत्साहन का उपकरण। तो देखिए कैसे पूंजीवादी और समृद्धि के प्रोत्साहन के लिए क्या क्या उपकरण अपनाए गए। तो वर्ष 1929, इस दिन क्या हुआ था? आप लोगों का HW है, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। वर्ष 1929 की महान मंदी ने पूंजीवाद को एक असफल आर्थिक व्यवस्था साबित किया। यानी पूंजीवाद जो है ये अच्छा व्यवस्था नहीं है। ये कौन बता दिया? वो समय बता दिया जब मंदी आया। और फलस्वरूप यानी जब मंदी आया उसके बाद क्या हुआ? देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का आगमन हुआ, देशों ने उसको अपनाना शुरू कर दिया। इसे मैंने सॉरी वैसे इसके बाद के वर्षों में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर पूंजीवादी विचारधारा का उच्च प्रभाव पड़ा। वाशिंगटन समिति एवं वैश्वीकरण आपको पता है ना, ग्लोबलाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन 1955 के बाद, क्या जो हो रहा है, इसके बाद 2 जीवंत उदाहरण है, ठीक है। विशेषज्ञों का मानना है कि जो विकसित देश उदाहरण अमेरिका और फ्रांस और जापान, ये सब कौन है? विकसित देश है, जो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर दिया था पहले ही, भारत जब गुलाम था उस समय। तो विकसित देशों में व्याप्त महामंदी ने इन देशों की नीतियों में आए उच्च पूंजीवादी एवं नव उदारवादी रुझान का प्रतिफल है, ठीक है। इस प्रकार अब तक विश्व के पास पूंजीवादी आर्थिक नीतियों के विध्वंस प्रभावों के 2 उदाहरण मौजूद है। और समय अंतराल, यानी समय अंतराल का मतलब क्या होता है? टाइम इंटरवल। ये मैथ का शब्द है, टाइम इंटरवल, बारंबारता, याद है? ठीक। तो समय अंतराल में एक आम सहमति उभरी कि हालांकि पूंजीवाद एक धारणीय आर्थिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन ऐसे नीति आर्थिक समृद्धि और आय को प्रोत्साहन करने में उच्च योगदान कर सकती है। तभी तो हमारा जो मोदी जी है, देश के PM मोदी, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, ताकि इससे क्या हो? आय को प्रोत्साहन मिले, समृद्धि हो, ठीक है।
आपके पास जो BSNL सिम है, क्या BSNL सिम अभी 5G आया है? 5G 4G भी नहीं है। 3G तो अच्छा से चल वो नहीं करता है क्योंकि वो सरकारी है। वहीं प्राइवेट जो कर दिया है सिम को, जियो सिम को, ये जो प्राइवेट हो गया, प्राइवेट ही है समझो जियो सिम हो गया और एयरटेल हो, कितना स्पीड देता है? आपके मोबाइल में वही दोनों सिम घुसा होगा, मुझे पक्का उम्मीद है। तो अगर कोई भी चीज़ प्राइवेटाइजेशन हो जाता है ना, तो वो अपने मुनाफे के लिए उसमें बेहतर गुणवत्ता अपलोड करने के अपलोड नहीं, बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने के लिए वो भी उत्साहित होता है कि जैसे जैसे हम अच्छा उसमें क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे वैसे लोग इसको यूज़ करेंगे। तो यही पूंजीवाद का फ़ायदा है। मोदी जी इसीलिए इसको ज़्यादा प्रोत्साहन कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यही कारण है कि विश्व के अधिकांश देशों की आर्थिक नीतियों में पूंजीवादी रुझान दिखते हैं, जबकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित प्रणाली की हैं। इन सभी देशों में जहां एक और व्यवसाय अनुकूलन नीतियों का अमल, अमल मतलब क्या, फॉलो किया जा रहा है। अमल का मतलब क्या होता है? अमल का मतलब होता है फॉलो किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गरीबी अनुकूलन नीतियों पर भी बल है, ठीक है। पूंजीवादी जो देखिए जियो वाला सिम कोई ले सकेगा सिम, क्योंकि वो उसका रिचार्ज ही बहुत है, तो गरीब उसका यूज़ नहीं कर पाएगा। BSNL में सस्ता सा रिचार्ज है, कॉल तो होगा, नेट नहीं चलेगा तो क्या होगा, कॉल तो होगा। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था मस्त है। इसमें आपको पूंजीवाद का भी कुछ स्वरूप देखने को मिलता है और समाजवादी यानी जो राज्य अर्थव्यवस्था उसका भी कुछ स्वरूप आपको देखने को मिल ही जाता है। तो सबसे अच्छा अगर कोई आर्थिक प्रणाली की बात करें तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देश में भी वर्ष 2015 और 16 में जो संघीय बजट आया था, बजट आपको पता है ना, फरवरी में ही आने वाला है, याद रखिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में बजट से ही क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलता है। जितना भी फैक्ट की चीज़ होता है ना, सब बजट से आता है। फरवरी को ही आ जाएगा, 1 फरवरी को। आज क्या तारीख है? आज है 21 तारीख। तो 2015 और 16 से इसी प्रकार के नीतिगत रुझान दिखते हैं। इसे तत्कालीन वित्त मंत्री, हमारे अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। तो तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा स्वीकार किया गया। बदली हुई धारणा के अनुसार विशेषज्ञ यानी जो कि किसी क्षेत्र में बहुत ही विशेष है, तो विशेषज्ञ पूंजीवाद को एक आर्थिक व्यवस्था के रूप में नहीं बल्कि समृद्धि और वृद्धि यानी ग्रोथ एवं आय को प्रोत्साहन करने का उपकरण यानी टूल मानने लगे हैं, ठीक है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर वृद्धि करना है या आय को ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो क्या करना पड़ेगा? वही जो बताया गया, इसमें क्या बताया गया कि पूंजीवाद को एक आर्थिक व्यवस्था के रूप में नहीं, एक आर्थिक व्यवस्था के रूप में नहीं बल्कि इसको अगर आपको वृद्धि करना है तो इसके रूप में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप पूंजीवादी को छोड़ दीजिए, देखिएगा कि हमारा जो देश की अर्थव्यवस्था ये मस्त ग्रो कर दिया, तब पूंजीवाद को छोड़ दीजिए। तो हम अभी इतना ही दूर तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे उपकरण जो कि है वृद्धि के क्या क्या उपकरण हो सकते हैं, यहीं तक हम पहुँचे हैं। कल हम पढ़ेंगे कहाँ तक? राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब जो जो मेरा कहने का उद्देश्य है वो मैं कर देता हूँ, कह देता हूँ, सॉरी। क्या क्या कहना है हमें? कल जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब आप तक नोटिफिकेशन कैसे पहुँचेगा बताइए? पहुँचने के लिए कोई तो साधन होना चाहिए, कोई भी तो उपकरण होना चाहिए। तो आप बोलिएगा यूट्यूब है, तो यूट्यूब में तो मैं अपलोड कर दूँ, आपके तक कैसे पहुँचेगा? तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा वीडियो को। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके मोबाइल में घंटी जैसा एगो बजेगा, आप टच होंगे, उसमें टच कीजिएगा उसमें आप, और आप हमारे वीडियो में जाकर जंप कर जाएंगे, कूद जाएंगे, और आप हमारा जो वीडियो है इसको देखना स्टार्ट कर दीजिएगा कल। जो कि हम कल क्या पढ़ेंगे? नेशनल इनकम। क्या पढ़ेंगे? ओ भाई, नेशनल इनकम पढ़ेंगे। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया। वैसे मेरा आज गर्दन कुछ
गर्दन मतलब गला, गला थोड़ा सा सर्दी के चलते बोलने में कठिनाई हुई, इसके लिए माफ़ करना। और पीडीएफ जरूर पढ़ लेना टेलीग्राम चैनल टारगेट 801 क्लासेस से जाकर, ठीक है। और आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप किस वर्ष यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2024, 25 या फिर 26। जितना जल्दी हो सके आप जॉब ले लीजिए। चलिए फिर वीडियो को हम यहीं स्टॉप करके